हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने ब्रह्मास्त्र का सीरीज चलाया हुआ हूँ, जिसमें से हम लोग ब्रह्मास्त्र का पार्ट 3 लेकर आया था आप लोगों के सामने, जिसमें चुंबक का पार्ट 1 था। एक्चुअली चुंबक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने चुंबक का पार्ट 1 लेकर आया। अब मैं चुंबक का पार्ट 2 लेकर आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, जिसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चंस आपका ये रेलवे इस बार का एग्जाम में पूछा भी गया है और क्या पूछा जाएगा, और थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन भी हम लोग इसमें इस स्लाइड में डाले हैं, ताकि आप लोग इस स्लाइड को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। तो चलिए वीडियो को देरी न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 30 से हम लोग शुरू करते हैं और लास्ट करते हैं जितना जल्दी हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इसमें क्वेश्चन में लिखा गया है कि कौन सा किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबक के क्षेत्र का सही वर्णन करता है। एक लंबा विद्युत धारावाही तार, एक लंबा विद्युत धारावाही तार, मान के चलिए ये कोई तार है, इसमें कोई करंट जा रहा है। मान लीजिए कि कोई करंट आई जा रहा है, तो करंट आई जाने से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब हम लोग किसी चालक में धारा देते हैं, तो धारा देने से क्या होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये इसके बारे में किसने बताया था, ये ऑरस्टेड ने बताया था। जब हम लोग किसी भी चालक तार में धारा देते हैं, तो उसमें मैग्नेट उत्पन्न होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। वही लिखा हुआ है कि विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन ये चारों में से कौन कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जब इसमें किसी चालक तार में हम लोग जब धारा आई दे दिए, तो चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है। और चुंबक क्षेत्र किस तरह उत्पन्न होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं, एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है कि सकेंद्रीय वृत्तों का चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये सकेंद्रीय जो वृत्त है, ये चुंबक की क्षेत्र रेखाओं को दर्शाते हैं। जैसे जैसे हम लोग इस तार से हम लोगों का दूरी बढ़ते जाता है, ये जो वृत्तों का जो साइज है, ये सकेंद्रीय वृत्तों का जो साइज है, ये बढ़ता चला जाता है। इसको सकेंद्रीय वृत्त क्यों बोला गया है, सकेंद्रीय वृत्त इसलिए बोला गया है कि इसके जितने भी वृत्त है, 1 2 3 4, सबका एक ही केंद्र है, इसलिए इसको सकेंद्रीय वृत्त कहा गया है। तो ये होता है कि जब हम लोग किसी चालक तार में जब हम लोग करंट दे देते हैं, करंट आई धारा दे दिए, उसमें क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में व्यवस्थित हो जाती है। सर इसको जानने के लिए कोई क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट है क्या। होता है क्या कि कोई चालक तार है, इसमें कोई कार्डबोर्ड घुसा दीजिए, कार्डबोर्ड में छेद कीजिए, एक बिस्कुट का कुड या फिर कोई भी एक कार्डबोर्ड मतलब गत्ता, एक कुड में आप छेद कीजिए, छिद्र में आप तार घुसा दीजिए, तार में करंट दे दीजिए, और इस करंट देने से पहले इसमें आप लोहा का चूर्ण डाल दीजिए। लोहा का चूर्ण छोटा छोटा डालने के बाद इसमें करंट दे दीजिए, और करंट देने के बाद जैसे थपथपा दीजिएगा ना, तो जस्ट इस टाइप का अपने आप ये एक पैटर्न में सज जाएंगे। क्या कौन सज जाएंगे सर, वो आपका जो धातु के जो लोहे के जो चूर्ण है, वो एक सकेंद्र वृत्तों के रूप में सज जाएंगे। वो जो सकेंद्र वृत्तों के रूप में सज जाएंगे ना सर, वो जो होता है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को दर्शाते हैं। आते हैं अब इस ऑप्शन पे, चुंबक के क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, ये आपका होगा नहीं। चुंबक क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, क्या ये क्षेत्र रेखाएं समांतर है, तो ये आपका होगा नहीं। चुंबक क्षेत्र रेखाएं असमांतर होती है, समांतर है, आपका ये होगा नहीं। चुंबक क्षेत्र रेखाएं, चुंबक के विद्युत क्षेत्र की जो सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र कहाँ होता है, तार होता है। कहाँ होता है, तार होता है। तो हम लोग इस ऑप्शन के साथ गए, और ये आपका पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 30 है पार्ट 2 का, इसका आंसर आपका डी हुआ। हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कौन सा कथन सत्य है, मतलब विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखते हैं, चुंबक की क्षेत्र का परिमाण और दिशा दोनों होता है। जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 में बताया था कि जो चुंबक की क्षेत्र होता है, उसका दिशा भी होता है और उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब परिमाण भी होता है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। इसलिए इसको हम लोग चुंबक के क्षेत्र को ना सदिश राशि बोलते हैं। ये सही है आपका। चुंबक की क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से क्या होती है, निकलती है, उत्तर ध्रुव से प्राप्ति होती है, मतलब निकलती है, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या जाती है, विलीन हो जाती है। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि ये आपका साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से चुंबक की क्षेत्र रेखाएं निकलती है और साउथ पोल में खत्म हो जाती है। नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। वही चीज़ इसमें सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों कथन सत्य है। सत्य के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब कौन सा करेक्ट है, तो ये दोनों करेक्ट है। अब हम लोग नीचे के ऑप्शन में देखेंगे ए और बी कहाँ लिखा हुआ है, तो आपका केवल ए, तो ये होगा नहीं, केवल बी, ये होगा नहीं, ए और बी दोनों। तो हम लोग इस ऑप्शन के साथ गए, और आपका क्वेश्चन नंबर जो 31 है, इसका बी आपका जो ऑप्शन सही हुआ उसको हम लोग टिक लगा के निकले। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। 32 में क्या बोला जा रहा है, देखिए ये 17 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। 17 अगस्त जो इस बार का जो रेलवे का एग्जाम 2022 में हुआ है, इसमें आपका 17 अगस्त को ये क्वेश्चन पूछा गया है पहला शिफ्ट में। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि विद्युत मोटर में
जो कुंडली है, कुंडली के आधा घूर्णन मतलब हाफ टर्न, पूरा टर्न नहीं। जो कुंडली होता है, जैसे कि मान लीजिए एक कुंडली है, ये कुंडली, ये पूरा टर्न नहीं, ये हाफ टर्न। जब यहाँ से लेके यहाँ तक आपका, जैसे ये पूरा टर्न कब होता है, पूरा घूम जाए, हाफ टर्न कब होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब हाफ टर्न के बाद, आधा घूर्णन के बाद, कौन, ये कुंडली आधा घूर्णन के बाद विद्युत धारा की दिशा को कौन उत्क्रमित करता है। उत्क्रमित, उत्क्रमित मतलब कौन बदलता है, कौन बदलता है। कि जब सर ये जो कुंडली है जब हाफ टर्न लेती है, तो जो आपका करंट का जो डायरेक्शन है, करंट का जो डायरेक्शन है, या ऊपर या फिर नीचे, तो जो करंट का डायरेक्शन है सर, वो कौन बदलता है। आर्मेचर आपका बदलता नहीं है, आर्मेचर पावर को बढ़ाता है, चुंबक आपका होगा नहीं। विभक्त बलय, विभक्त बलय, ये एनसीईआरटी का लाइन है, एकदम साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो धारा की जो दिशा बदलती है वो विभक्त बलय बदलती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, देखिए इसलिए क्वेश्चन को पूछा गया है। ये क्वेश्चन द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, इसके लिए हम लोग टिक आउट भी किए थे। जो हमारे पुराने बच्चे जो हम जिनको मैं पढ़ा रहा था उनको मैंने बताया था कि ये क्वेश्चन पूछेगा, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया। हालांकि हमारे जो बच्चे हैं उनका लास्ट थर्ड स्टेज में हुआ था, इसलिए उस क्वेश्चन को ये कर नहीं पाए, तो आपका मतलब वो उस एग्जाम में बैठ नहीं पाए। तो विभक्त बलय क्या करता है, वो जो धारा की जो दिशा है उसको क्या कर देता है, बदल देता है। क्या कर देता है, बदल देता है। आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। निम्न में से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया इस सेकंड शिफ्ट में, 17 अगस्त को पहला शिफ्ट में था, ये आपका सेकंड शिफ्ट में है। इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत मोटर का भाग नहीं है। मतलब जो इलेक्ट्रिक जो मोटर होता है, जो हमारे घर में आप सिंपल सा देखे होंगे, हम लोग पहला वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा किया था कि जो हम लोग घर में जो कुआं से जो पानी निकालने के लिए जो यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक मोटर। और इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है कि हम उसको देते हैं क्या, कि धारा देते हैं। क्या देते हैं, धारा। दैट मीन्स क्या, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। और उस पर क्या प्रोड्यूस होता है, उस पर प्रोड्यूस होता है फोर्स, फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो क्या होता है कि सर जो कुआं का जो पानी है वो हम लोग ऊपर की ओर उठाते हैं। ये था विद्युत मोटर जो होता है, वो आपका सिंपल वे में एक वर्किंग प्रिंसिपल था कि काम क्या करता है। तो ये विद्युत ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किसे बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। बोलते हैं कौन सा भाग नहीं है, तो आर्मेचर। आर्मेचर आपका विद्युत मोटर में होता ही है जो उसको पावर देता है, तो ये आपका ऑप्शन होगा नहीं। ब्रूस क्या करता है, कनेक्शन का काम करता है। दो जहाँ से करंट आपका जो प्रोड्यूस होता है और उसका जो अगला को जो करंट देता है, उसके बीच में एक ब्रश रहता है, डायरेक्ट करंट को दे नहीं सकता है, तो ये कनेक्टर का काम करता है। तो ये आपका होगा नहीं। ये भी आपको विद्युत मोटर में होता है। विभक्त बलय, तो आपको इससे पहले मैंने आपको बताया कि विभक्त बलय होता है जो करंट का जो डायरेक्शन है उसको बदलता है, तो ये आपका होता है। तो आपका ये होगा नहीं। पूछा जा रहा कौन सा भाग नहीं है, तो ये सारा भाग है। इसमें किसमें चले जाएंगे हम लोग, इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अभी तक हम लोगों ने 30, 31, 32, 33 4 क्वेश्चन किया। अब मैं हम लोग आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इससे पहले का वीडियो में दाएं हाथ का नियम मैंने बताया हूँ और बाएं हाथ का नियम बताया। तो दाएं हाथ का नियम में प्रयोग किया जाता है इसमें से चारों में, किसमें दाएं हाथ का नियम। सबसे पहले आपको मैंने ये बताया था कि जो दायां हाथ का नियम होता है, याद रखिएगा, द से दायां और ध से धारा। ये मैंने समझाया था आपको कि द से दायां और द से धारा। तो धारा कौन देता है, धारा मतलब सर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब सर विद्युत धारा। विद्युत धारा कौन देता है, हम लोग बिजली किससे प्राप्त करते हैं। तो अब इसमें देखिए बिजली किससे प्राप्त करते हैं, तो मोटर से क्या बिजली प्राप्त होता है। मोटर को हम लोग बिजली देते हैं, उससे काम, उसको यांत्रिक ऊर्जा में हम लोग को कुछ काम मिलता है। ये आपका ऑप्शन होगा नहीं, पहला खत्म हो गया। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर से हम लोग को धारा नहीं मिलता है, वो तो वोल्टेज को या तो कम करके देता है या तो ज़्यादा करके देता है। हम लोगों ने समझाया था आप लोगों को कि क्या समझाए थे कि सर कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होते हैं स्टेप अप और दूसरा आपका होता है स्टेप डाउन। जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, जो गाँव में आप लोग अक्सर गलियों में देखे होंगे, वो आपका स्टेप डाउन होता है। जो आपका गांव में अक्सर आप लोग देखे होंगे, मोहल्ला में देखे होंगे, वो आपका स्टेप डाउन हो गया। जो पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी जो वोल्टेज जो जनरेट होता है उसको अप करने के लिए इस ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है आपका पावर प्लांट में। पावर प्लांट में उसको हम लोग बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो आपको मैंने बताया कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज को अप एंड डाउन किया जाता है। ये आपका होगा नहीं। ये पूछा क्या जा रहा है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम में क्या होता है कि हम लोग धारा का दिशा निकालते हैं, उससे धारा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो धारा आपके किस में निकलता है, विद्युत जनरेटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो सर इसमें हम लोग यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आपका ये आपका ऑप्शन सही हो गया। तो अभी ऑप्शन के साथ गए। घड़ी में क्या हम लोगों को क्या दाएं हाथ का नियम लगता है, तो आपका क्लियर ऑप्शन ही आपका मैच नहीं कर रहा है।
तो ये आपका 34 नंबर का क्वेश्चन हो चुका। अब आते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के संदर्भ में क्या सत्य है। यहाँ पर चुंबकीय रेखा ही बोल सकते हैं। तो चुंबकीय रेखा के संदर्भ में क्या सत्य है। तो मैग्नेटिक लाइंस के संदर्भ में हम लोग बताए थे कि एक मैग्नेट होता है, इससे आपका नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये जो मैग्नेटिक लाइन्स है वो जाती है और फिर विलीन हो जाती है। तो और ये भी बताया था हम लोगों ने कि जैसे जो मैग्नेट होता है एक ऐसे करके यहाँ से इसकर जाती है, ये पूरा बंद वक्र होती है, ये एक दूसरे को कभी काटती भी नहीं है, और ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाती है। और जब चुंबक के अंदर में ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है। फर्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैंने चर्चा किया हूँ। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपस में प्रतिच्छेद नहीं करती है, मतलब ये तो आपका सत्य है। ये आपस में प्रतिच्छेद करती है, ये तो आपका असत्य है, प्रतिच्छेद कभी नहीं करता। जहाँ प्रतिच्छेद करेगा वहाँ दो डायरेक्शन बन जाएगा, और दैट इज नॉट पॉसिबल, ये असंभव है। ये रेखाएं आपस में लंबवत होती है, ये भी गलत है, लंबवत होती नहीं है। इनमें से कोई नहीं तो आपको होगा नहीं, तो ये आपको ऑप्शन के साथ गए। ये आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ये क्वेश्चन आपका 18 अगस्त को पहला शिफ्ट में पूछा गया था। आते हैं 18 अगस्त का आपका थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि चालक तार में यदि बल का दिशा निकाला जाए तो किस नियम से ज्ञात किया है। तो मैंने बताया था आपको ब से बल और ब से बायां हाथ। तो बायां हाथ में कौन सा नियम है, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम। एक बस जस्ट ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, खाली क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगेगा 10 सेकंड का सोल्यूशन। तो क्या हो जाएगा कि चालक तार में बल का दिशा कौन सा नियम से, फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम से। बल का नियम सर इसमें से गति बोला जाता है, तो जिधर बल लगता है उधर ही गति होता है। अब जिधर बल लगा ये उधर गति होगा ना, इसलिए इसको बल या गति की दिशा, बल या गति की दिशा। तो फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम क्या है, आपका इस ऑप्शन के साथ चले गए। इसे धारा निकलता है, ये होगा नहीं, ये आपका मैक्सवेल का नियम है। मैक्सवेल का ये दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, जिसको हम लोग कॉर्क स्क्रू का नियम भी कहते हैं। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जब धारा बहती है तो ये जो हमारे हाथ की 4 अन्य उंगलियां हैं, ये आपका चुंबक के क्षेत्र की दिशा की ओर सूचित करता है। ये आपका मैक्सवेल का नियम था। तो ये इसमें कौन सा ऑप्शन हुआ, मैंने आपको बता दिया। ये कब पूछा गया ये भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। 37 नंबर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उदाहरण है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में मैंने इसके बारे में बताया हूँ। तो ये आप 4 ऑप्शन देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है आपका ऑप्शन, ये विद्युत पंखा लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका विद्युत पंखा लिखा हुआ है, तो एकदम कंफ्यूज नहीं करना है। तो इस ऑप्शन में से क्या हो जाएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसमें से कौन सा में लगता है। तो विद्युत घंटी में आपको होगा नहीं। विद्युत जनित्र में आपको बताए थे, विद्युत जनित्र में क्या होता है कि हम लोग मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वहीं पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का काम होता है। इसके बारे में मैंने डिटेल्स बताया हूँ, इसके पीछे वीडियो में आप जाकर उसको देख सकते हैं। विद्युत मोटर आपका होगा नहीं, क्योंकि ये और ये दोनों सेम टू सेम है। विद्युत पंखा में भी मोटर होता है, ये दोनों हुआ नहीं। विद्युत घंटी में क्या होता है सर, विद्युत घंटी में एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लोग जो स्कूल में जो घंटी आगे लगाते थे वो मैनुअल लगाते थे कि एक लोहे का कुछ धातु होता था, दूसरा कुछ, और हम लोग जाके उसको से मारते थे, तो वो हो गया आप मैनुअली घंटी। विद्युत घंटी में क्या होता है कि एक लोहे का हथौड़ा होता है, उसमें हम लोग जैसे एक करंट देते हैं, करंट देने से मैग्नेट आपका प्रोड्यूस होता है। मैग्नेट क्या करता है, उस हथौड़े पे बल लगाता है, बल लगाने के कारण हथौड़ी बार बार उस धातु के सतह से टकराता है और वो घंटी के जैसा आवाज़ करता है। तो ये आपका विद्युत घंटी का आपको वर्किंग प्रिंसिपल बता दिए एक नॉर्मल वे में। तो हम लोगों का ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का घटना पे कौन है, तो आपका विद्युत जनित्र। ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। आते हैं 38 की ओर कि कौन सा कथन सही है। कथन वाला क्वेश्चन क्या है, अभी जो रेलवे का जो एग्जाम हो रहा है, अभी कथन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है, इसीलिए हम लोगों ने आप लोगों के लिए कि कथन वाला क्वेश्चन को सेट किया हूँ कि कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके अनुसार कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने ये आपका कथन वाला क्वेश्चन को सेट करके रखा हूँ कि आप लोग देखें और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए, और आप इस वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिए और आप समझते जाइए। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मैं आपका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का जरूर प्रयास करूँगा। अब हम लोग आते हैं कि कौन सा कथन सही है। तो विद्युतमय तार और उदासीन तार। तार जो हम लोगों के घर में जनरली क्या होता है, एक आपका विद्युतमय तार होता है। विद्युतमय तार कौन तार होता है सर, ये आपका रेड वायर होता है। ये कौन वायर होता है सर, रेड वायर होता है, जिसको हम लोग दूसरा नाम गर्म तार भी बोलते हैं। कौन तार बोलते हैं, गर्म तार, जिसमें करंट होती है। और दूसरा क्या होता है, एक ब्लैक वायर होती है, मतलब ये काला तार होती है। जो काला रंग की होती है वो आपका उदासीन तार होती है, उसमें कोई करंट नहीं होता है और इसमें वोल्टेज होता है। इसमें किसमें वोल्टेज होता है, विद्युतमय तार में, उसमें क्या होता है, वोल्टेज होता है। और एक आप ग्रीन कलर का होता है जिसको हम लोग अर्थिंग वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अर्थिंग वायर। ये तो 3 हमारे घर में जो आ रहे हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना।
और जो हमारे जो पोल में जो 3 आते हैं, वो जो स्टैंडर्ड यदि कलर पूछेगा, स्टैंडर्ड कलर कि सर जो 3 को पोल में आता है उसका कलर क्या होता है, उसका कलर हमेशा याद रखिएगा RBY, रेड, ब्लू एंड येलो। ये एक स्टैंडर्ड कलर है। तीनों फेज, तीनों में वोल्टेज होता है, तीनों में वोल्टेज होता है। और यही तार में से कोई एक तार को हमारे घर से जो 2 तार गए हैं, एक तार आपका या तो रेड में लगाइए, या फिर ब्लू में लगाइए, या फिर येलो में लगाइए। मतलब तीनों में से कोई एक में लगा लिए, मतलब तीनों में क्या है, वोल्टेज है। हमको वोल्टेज चाहिए, एक को लगा लिए और एक को आप उदासीन तार से या अर्थिंग तार से आप उसको कनेक्ट करके हमारे घर में हम लोग इस तरह करके वोल्टेज को हम लोग पोल से, पावर लाइन से अपने घर में घुसाते हैं। और इस प्रकार हम लोग यूज़ करते हैं, कोई टीवी चलाने में या पंखा को चलाने में या वॉशिंग मशीन चलाने में। ये मैंने आपको बताया कि जो आपका जो पोल है, पोल में जो 3 तार गुजरता है, तीनों तार का क्या कलर जनरली जो स्टैंडर्ड होता है। हम लोग तो नग्न वायर देखते हैं जिसमें कोई भी किसी प्रकार का इंसुलेटर नहीं होता है, डायरेक्ट एकदम तार आपका खुला तार होता है। तो वो मैंने बताया खुला तार में कोई कलर होता नहीं है। लेकिन यदि कवर किया जाए, इंसुलेशन किया जाए, तो आपका ये RBY होता है, रेड, ब्लू एंड येलो। और जो हमारे घर में यूज होता है ये आपका रेड, ब्लैक एंड ग्रीन होता है। कौन सा क्या तार होता है मैंने ये बताया, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी भूलिएगा नहीं। और क्या चीज़ होता है कि सर कि जो हम लोग घर में जो 2 तार होता है, आप पकड़ लीजिए कि एक आप विद्युतमय तार और एक आपका उदासीन तार, दोनों तार के बीच में जो वोल्टेज का जो डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। और हमारे घर में जो बिजली आती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, वो 50 हर्ज होती है, इसको भी याद रखिएगा। और क्या होता है सर, और क्या होता है कि हमारे घर में जो करंट आती है वो आपका AC करंट आता है। AC करंट मतलब सर अल्टरनेटिव करंट। और अल्टरनेटिव करंट होता है क्या सर, कि क्या होता है कि निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा बदलते रहती है। तो सर कितने समय अंतराल के बाद, ये हमारे इंडिया में 1/100 सेकेंड, 1/100 सेकेंड होता है क्या कि 1 सेकेंड को आप 100 भाग में बांट दीजिए, उसमें से जो आपका 1 भाग मिलेगा उतने समय में अपनी दिशा को वो उत्क्रमित अर्थात वो बदल देती है। ये आप इस बार एक ऐसा डायरेक्शन किया, फिर रिवर्स चेंज कर लिया, फिर आपका 100 सेकंड का जो 1 भाग होता है उसमें फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया। इस प्रकार अल्टरनेटिव करंट का एक जगह से दूसरे जगह तक गमन होता है, मतलब वो चलती है। तो मैंने आपको इतना सारा चीज़ बताया, आप इसको एक बार पॉज करके या फिर थोड़ा सा बैक होके आप इसको अच्छा से देख सकते हैं, पॉज करके इसको लिख सकते हैं। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए जा रहा हूँ। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या पूछा गया, आप इसको अपने से इसको आंसर कर सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है। तो विद्युतमय तार उदासीन तार के बीच में 220 का विभवांतर होता है, दोनों के बीच में वोल्टेज के अंदर कितना होता है, 220 का, मैंने बता दिया हूँ, मतलब ये सही है। लाल आवरण वाले तार को उदासीन तार कहते हैं, जो लाल होता है उसको विद्युतमय तार बोलते हैं, मतलब ये गलत है। काला आवरण वाले तार को उदासीन तार बोलते हैं, ये काला वाला को उदासीन बोलते हैं, मैं लिख चुका हूँ, ये सही है। मतलब A और C, आपका A और C कहाँ दिख रहा है, A और C आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। आप इस ऑप्शन के साथ गए और ये क्वेश्चन आपके साथ कंप्लीट कर लिया मैंने आपके साथ डिस्कस करके। अब मैं आपके लिए लेके आता हूँ 39 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप हमारे चैनल पे आए हैं तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को आप शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और कोई इशू होता है तो कमेंट भी कीजिए, और अच्छा लगे तब भी आप कमेंट कीजिए, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों के पास इस वीडियो का एक्सेस हो सके। कि यदि मान लीजिए उनके पास नहीं पहुँच जाता, आप उनको यदि शेयर कर दिया तो उनके पास पहुँच जाएगा, इस वीडियो को देखेंगे, आप यदि लाभ ले रहे हैं तो वो भी लाभ लेंगे, फिर उनको भी फायदा होगा। तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे और भी, अभी तो मेरा स्टार्टिंग है, थोड़ा इशू है, मेरे में उतना कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है, धीरे धीरे मैं आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो लाऊंगा कि ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, कि ताकि आप सक्सेस का जो रेट है आपका ज़्यादा हो। तो आते हैं विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम करता है, विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे। फ्यूज पे मैं हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में बात किया हूँ, और फोटो में मैंने आपको दिखाया था। फ्यूज में क्या होता है, करंट जाता है, ज़्यादा यदि लोड बढ़ता है तो वो गर्म हो जाता है, गर्म हो जाने के बाद वो टूट जाता है। जब कोई चालक तार में जब हम लोग कोई धारा देते हैं, वोल्टेज जाता है, जब वोल्टेज जाता है तो एक्चुअली में होता है क्या कि वो गर्म होने लगता है। मतलब करंट दिया, मतलब वोल्टेज दिया, करंट नहीं वोल्टेज दिया, वो हो क्या गया, गर्म हो गया, उसको बोलते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। उसको क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो आपका यह आप क्या हो गया, ऊष्मीय प्रभाव। तो आप इस ऑप्शन के साथ चले गए। क्वेश्चन नंबर C एकदम इजी क्वेश्चन था, इस पर ज़्यादा तो हम लोग डील नहीं किए। 40 बात है, विद्युत घंटे किस प्रभाव पे कार्य करता है, मैंने इसके बारे में बताया, चुंबकीय प्रभाव पे। पीछे का 2-3 क्वेश्चन पहले मैंने आपको बताया।
आगे बताता हूँ, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघुपतन सर, ये लघुपतन होता है क्या? शॉर्ट सर्किट इसको इंग्लिश से बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में होता है क्या कि एक आपका विद्युतमय तार मतलब गर्म तार, गर्म तार मतलब लाइव वायर, लाइव वायर मतलब इसमें जिसमें वोल्टेज है, और एक आपका न्यूट्रल वायर जिसमें वोल्टेज नहीं है, ना के बराबर, और ये आपका इसमें आपका करंट मतलब करंट फ्लो हो रहा है, मतलब वोल्टेज आपको फ्लो हो रहा है। जब ये जो दोनों तार से आप जोड़ दीजिएगा फ्रिज, आप एसी, कूलर, टीवी, पंखा और भी बहुत सारे चीज़ जोड़ दीजिएगा, तो होगा क्या कि बहुत ज़्यादा करंट खींचने लगेगा। जब ज़्यादा करंट खींचने लगेगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाएगा। इस तारों से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बढ़ जाएगा तो जितना इसका रेट है इस तार का, यदि ये पतला तार है, यदि ये मोटा तार है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा वो उतना सह लेंगे। लेकिन यदि वो पतला तार है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिस स्पीड से हो रहा है उस स्पीड से ये तार सह नहीं पाएंगे। लास्ट में क्या हो जाएगा? ये तार गर्म हो जाएगा। जब ये तार आपका गर्म हो जाएगा तो जिसके ऊपर का जो इंसुलेटर है, जो प्लास्टिक कलर का जो ऊपर का कवर रहता है, वो आपका गल जाएगा, और गल जाने के कारण ये दोनों तार आपस में संपर्क में आ जाएंगे। और संपर्क में आने के कारण क्या होगा सर? संपर्क में आने के कारण यही होगा कि जैसे यहाँ से गया वोल्टेज, फिर इस से गुजरा, गुजरने के बाद फिर इससे आया, तो इतने सारे रेजिस्टेंस के गुजरने के बाद ये सर्किट को पूरा करता है। अब क्या हुआ? यहाँ दोनों चिपक गया। जब दोनों चिपक गया तो आपका ये लाइव वायर और ये आपका न्यूट्रल वायर उधर रेजिस्टेंस में गया नहीं, डायरेक्ट इसको शॉर्ट रास्ता मिल गया। शॉर्ट रास्ता मिल गया, करंट इस जगह से फुल होने लगा। तो क्या होने लगा कि रेजिस्टेंस उधर रेजिस्टेंस हो जाता तो आपका धारा का मान कम हो जाता। यहाँ पर उधर गया नहीं तो एकाएक क्या होता है? विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। इधर जाएगा रेजिस्टेंस, रुकावट। रेजिस्टेंस होता है क्या कि कोई भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो में यदि रुकावट डाल रहा है, जैसे कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग रुकावट कौन डालता है? जर्किंग। तो जर्किंग इज जस्ट कॉल्ड अ रेजिस्टेंस। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जब बहता है किसी चालक तार में, जब बहता है तो क्या होता है? उसको कोई रुकावट डालता है, रुकावट डालने वाले कारक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं। और इसका SI मात्रा क्या होता है? ओम होता है। किन्होंने दिया था सर? जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। तो ये एक्चुअली हुआ क्या कि इनको जाना चाहिए था बहुत सारे जर्किंग्स हो गए, लेकिन जर्किंग्स होके गए नहीं, कहे कि यहीं पर इनका रास्ता मैच हो गया। जब मैच हो गया तो कोई जर्किंग नहीं, तो आसानी से जब बहने लगा, आसानी से जब बहने लगा तो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगा। बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने लगा तो बहुत ज़्यादा धारा का मान बढ़ गया। ऑप्शन में आप देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, विद्युत धारा का मान क्या होता है? विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो 41 का आप C नंबर के साथ चले गए। आते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन पे। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला कि डायनेमो। अब डायनेमो देख के आप तो घबरा गए होंगे। आप एकदम सिंपल सा वर्ड याद रखिए, डायनेमो इज जस्ट कॉल्ड इलेक्ट्रिक जनरेटर, कि हम लोग उससे विद्युत प्राप्त करते हैं, बस एक लाइन में। तो सर आप जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करता है? मैंने आपको बताया था, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप देख लीजिए कहाँ पर लिखा हुआ है। इस ऑप्शन के साथ चले गए, हमको कुछ नहीं करना है। ये विद्युत धारा को उसने प्रभाव सर किस में देखे हैं? हीटर में देखे हैं, और किस में देखे हैं? आयरन में देखे हैं, और किस में देखे हैं? टोस्टर में देखे हैं, और किस में देखे हैं? रूम हीटर में देखे हैं, और किस में देखे हैं? गीजर में देखे हैं। सर ये क्या बता रहे हैं कि हम लोग करंट देते हैं और उस पर गर्मी प्राप्त करते हैं, वो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव होगी। तो आपका ये होगा नहीं। एक्चुअली ये किस पे आधारित था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। कौन? डायनेमो। डायनेमो का अब एकदम याद रखिएगा, एक तरह से जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। आगे आते हैं, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? याद रखिएगा, हम लोग नॉर्मली कोई भी किसी भी प्रकार का हम लोग करंट प्राप्त करते हैं, कहीं से भी प्रोड्यूस यदि करते हैं, तो हम लोग हमेशा प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करते हैं। एक्चुअली हम लोग वोल्टेज को जनरेट करते हैं, लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट नहीं करते हैं। लेकिन डायनेमो से किस प्रकार की धारा पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा AC करंट। कौन सा करंट? AC करंट। सर ये आप AC करंट DC करंट पर थोड़ा सा बताइए। तो AC करंट देखो, हम लोग सिंपल सा एक उदाहरण आप लीजिए कि हम लोग घर में एक बैटरी यूज़ करते हैं, इन्वर्टर। एक इन्वर्टर होता है, साथ में उसका बैटरी जुड़ा रहता है। जब हम लोग लाइन आता है, घर में बिजली आती है, तो AC करंट आता है। AC करंट कहाँ जाता है? इन्वर्टर पे। इन्वर्टर क्या करता है? उस AC करंट को DC में कन्वर्ट कर देता है, वहाँ पर रेक्टिफायर लगा रहता है। तो क्या करता है कि जो हम लोग तार आया, जो हम लोग का तार जो आपका आया, वहाँ से आपका AC करंट आया और कहाँ गया? इन्वर्टर पे गया। ये तार इन्वर्टर पे घुसा, इन्वर्टर क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। किसको? AC करंट को। किस में कन्वर्ट कर दिया? DC करंट में। और DC करंट से ही जो हमारे बैटरी है वो चार्ज होता है।
ये लाइन आया तो चार्ज का बता दिया मैंने। अब लाइन यदि कट गया तब क्या करेगा, ये डीसी करंट फिर किसको देगा, इन्वर्टर को। कौन सा करंट जाएगा, डीसी करंट। अब ये क्या करेगा, इसमें लगा रहता है रेक्टिफायर, वो डीसी को किस में चेंज करेगा, एसी में, और एसी में चेंज करेगा फिर हमारे तारों में वोल्टेज दौड़ जाएगी और फिर हमारा घर रोशन हो जाएगा। फिर हम लोग टीवी वगैरह, पंखा और भी जो मोबाइल चार्ज करना वो हम लोग कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको बताया वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बैटरी इन आवर होम्स। आप लोग को मैंने समझाया। तो हम लोग यूज़ क्या कर रहे हैं, जो धारा प्राप्त हो रही है, कौन सा धारा प्राप्त हो रही है, प्रत्यावर्ती धारा। मैं अभी आपको बताया कि डीसी टू कन्वर्ट कर दिया एसी में, तो कहने का मतलब आपका प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा एसी, एसी का नाम क्या है सर इंग्लिश से, तो आपका अल्टरनेटिव करंट। एकदम भूलना नहीं है, फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है, एसएससी जीडी में पूछता है ये, और भी ये आपका एग्जाम में पूछ सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन एसी करंट का एसी। अब हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। भारत में उत्पादित थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको सुधार लीजिएगा। भारत में उत्पादित जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो आवृत्ति होती है, यहाँ पर प्रत्यावर्ती होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रत्यावर्ती अल्टरनेटिंग वहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, देखिए प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की जो फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है। इससे पहले का वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो इंडिया में जो प्रोड्यूस होती है, जो वोल्टेज जो प्रोड्यूस होता है, उसमें जो अल्टरनेटिव करंट का जो क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी होता है, वो आपका कितना होता है, 50 हर्ज। कितना होता है, 50 हर्ज होता है। तो आप 50 हर्ज कहाँ पर देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी पे। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। ये आपका 44 नंबर क्वेश्चन हो गया। 45 नंबर की ओर हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें क्या बोला, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड ने के बारे में कौन सा कथन सत्य है, सही कथन है। तो उन्होंने क्या दिया था, सबसे पहले ये बताता हूँ। उन्होंने बताया था कि जब हम लोग किसी भी चालक तार में जब हम लोग उसमें करंट देते हैं, क्या देते हैं, करंट, तो करंट देने से उसमें क्या होता है कि चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। इसलिए उन्होंने बताया कि ये जो आपका जो विद्युत धारा है और जो चुंबक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब विद्युत धारा और चुंबकत्व, मतलब आपका ये इलेक्ट्रिसिटी, मतलब करंट और मैग्नेटिज्म दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आपका क्या है, विद्युत और चुंबक एक दूसरे से क्या है, संबंध परिघटना है। इन्होंने कहा था, किन्होंने कहा था, और स्टेट है, मतलब ये सही है। इनके सम्मान में चुंबक की जो क्षेत्र है, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा सा ये मिस्टेक है, चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या रखा गया, और स्टेट रखा गया। ये भी सही था। ये पहला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चुंबक क्षेत्र का मात्रा क्या होता है। तो ये आपका दोनों ऑप्शन सही है। वही पूछा रहा कौन सा कथन सही है, दोनों सही है, मतलब ए और बी दोनों सही है। हम लोग अब ध्यान रखेंगे कि 45 नंबर में जो ऑप्शन में ए और बी कहाँ लिखा हुआ है, तो ए आपका सिर्फ लिखा हुआ है, गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। हम लोग सी ऑप्शन के साथ जाएंगे और ये आपका 45 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लोग आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन की और 47 नंबर क्वेश्चन क्या बजा रहा है, कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन को पढ़ते वक्त इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को आप एक बार में सटीक तरीके से पढ़ें, कि ताकि आपको फिर से पढ़ने में आपको समय का जाया ना हो। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपका आप जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर 1 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप 1 मिनट में 2-3 सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। खास करके आप जीके जीएस के क्वेश्चन या फिर अदर देन मैथमेटिक्स, तो सब वो समय का आप बर्बाद नहीं कीजिएगा। यही कारण है क्वेश्चन को एक बार में एकदम राइट कंसेप्ट के साथ आपको पूरा क्लैरिटी के साथ पढ़ना है। क्या पूछ रहा है, असत्य, मतलब कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग कि चुंबक को स्वतंत्र छोड़ने पर उत्तर दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता है। एकदम हम लोग ये शुरू में पढ़ चुके हैं, मतलब ये आपका सही है। पूछा जा रहा असत्य क्या है, तो ये आपका सही है, तो ये आपका होगा नहीं। दो चुंबक क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये भी आपका सही है, मैंने आपको बताया, तो ये भी आपका होगा नहीं। पूछा क्या जा रहा है, कौन सा फॉल्स है, मतलब कौन सा गलत है। क्वेश्चन में ऑप्शन डी को देखते हैं, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम किसका, मैक्सवेल का। तो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू, इसका कॉर्क स्क्रू का नियम कहते हैं। एनसीईआरटी का ये लाइन है आपका, इसलिए इस लाइन को हम लोग जान के इसमें मेंशन कर दिए कि ताकि आप लोग इसको देखें। इसमें से देखिए, ये मैं जो आपको ऑप्शन में जो सेट कर रहा हूँ, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि दो चुंबक क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है, तो एक दूसरे को नहीं काटती, ये एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। स्वतंत्र चुंबक जो छोड़ देते हैं तो कौन सा दिशा की इंगित करता है, वो एक ऑप्शन हो गया। दक्षिणावर्त अंगुष्ठ नियम को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम हो गया, ये आपका एक ऑप्शन हो गया। तो आपका एक क्वेश्चन में आपका 3-3 आपका ऑप्शन छुपा हुआ है, और ये 3-3 से 3-3 कंसेप्ट बना हुआ है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि 60-70 क्वेश्चन का एक सीरीज लाया हूँ, आप देख के बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं कम ही क्वेश्चन लाया हूँ। उसमें बहुत सारा जो ऑप्शन है उसको मैं सेट कर दिया हूँ, ताकि आप उस ऑप्शन के साथ और भी क्वेश्चन को डील कर पाए। तो आते हैं अगला कि ये तो सर आपका ये भी सही है, तो ये होगा नहीं, तो आपका एक ही बचा, ये गलत होगा। गलत क्या होगा, क्यों होगा, देखते हैं। अत्यधिक धारा से चुंबक क्षेत्र का मान कम होता है, नहीं, जितना अधिक धारा देंगे चुंबक क्षेत्र उतना प्रबल होते जाएगा।
ज़्यादा धारा देंगे ज़्यादा प्रबलता, और ज़्यादा धारा देंगे और ज़्यादा प्रबल। तो आपका ये आपका गलत है। तो मतलब इस ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे क्या सत्य ये वाला है। ये 46 हो गया। 47 के नंबर पर हम लोग आते हैं। हमारे शरीर में कौन सा भाग में चुंबक क्षेत्र उत्पन्न होता है? मस्तिष्क एंड हृदय। हमेशा ये आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपका जो ह्यूमन जो हार्ट है और आपका ब्रेन है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्रोटॉन का कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय? कहाँ पर? चुंबकीय क्षेत्र में। क्यों? कौन गति करेगा? प्रोटॉन। कैसा गति करेगा? मुक्त। जब मुक्त गति करता है ना, दो चीज चेंज हो जाता है, एक वेग और दूसरा संवेग। हमेशा याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी के अंदर पूरा क्लियर छाप दिया गया उसी लाइन को। हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो चेंज हो जाता है जब वो मुक्त गति करता है, जब वो फ्रीली मतलब मोशन करता है, मूविंग फ्रीली करता है, जब फ्री चलता है कहाँ पर? आपका मैग्नेटिक फील्ड में, तब जो प्रोटॉन का जो आपका वेग और संवेग दोनों क्या हो जाता है? दोनों आपका बदल जाता है। आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर लिखा हुआ है सी और डी, तो सी और डी दोनों बदल जाता है। हम लोग इस ऑप्शन के साथ चले गए। आगे आते हैं 49 नंबर। प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? मतलब विच स्टेटमेंट इज अबाउट अल्टरनेटिव करंट इज ट्रू, मतलब कौन सा कथन सत्य है? पढ़ते हैं ऑप्शन हम लोग। प्रत्यावर्ती धारा हर 1/100, यहाँ पर थोड़ा सा ये लिखा हुआ है 1/100 सेकंड में अपनी दिशा बदलती है, उत्क्रमित करती है, मतलब बदलती है। तो ये आपका सही ऑप्शन है। प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति हमारे इंडिया में कितना है? 50 हर्ट्ज। ये भी सही ऑप्शन है। इसे आसानी से लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। एकदम सही। आपको पूछा जाएगा कि आपको एक एसी करंट दिया हुआ है, एक एसी डीसी करंट दिया हुआ है, तो आप सबसे अधिक दूरी तक किस करंट को ले जा सकते हैं? तो हम लोग एसी करंट को ले जा सकते हैं। इसलिए बहुत लंबी लंबी दूरियों तक, सुदूर स्थानों तक हम लोग एसी करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। कि उसमें जो लॉस ऑफ जो एनर्जी होता है ना, वो कम होता है। डीसी करंट में ऐसा नहीं होता है। डीसी करंट में आप, इसका मतलब क्या होगा? आप इन्वर्टर यहाँ जलाइए और 10 किलोमीटर दूर में बल्ब जलाने की कोशिश कीजिए ना, आपका नहीं जलेगा। मतलब इसको दूर स्थानों तक डीसी करंट को नहीं ले जा सकता है। ये आपका ऑप्शन सही है। मतलब अब तीनों सही है, तीनों में तो सभी सत्य है। हम लोग ये ऑप्शन के साथ गए। अब डी ऑप्शन के साथ गए। ये आपका 49 और क्वेश्चन का अर्धशतक पूरा हो रहा है अभी। घरेलू विद्युत परिपथ के बारे में असत्य कथन मतलब कौन सा फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो विद्युतमय तार एवं धनात्मक तार का रंग लाल होता है। मतलब जो विद्युतमय तार होता है और जो धनात्मक तार, दोनों एक ही नाम है। उसी को गर्म वायर भी बोलते हैं, लाइव वायर बोलते हैं, वो लाल होता है। ये सही है। भूसंपर्क तार जो अर्थिंग होता है वो हरा रंग होता है। मैंने आपको इससे पीछे का क्वेश्चन में चर्चा किया हूँ। हमारे घरों में तारों के बीच का विभवांतर 230 वोल्ट होता है। यही आपका गलत है। 220 वोल्ट होता है। 220 वोल्ट। दो तार, एक गर्म तार एक उदासीन तार, दोनों तार के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज के जो बीच का जो डिफरेंस होता है 220 वोल्ट होता है। तो आपका ये गलत हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 50 खत्म हो गया। अब हम लोग इस स्लाइड के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चुके हैं। बढ़ने से इस स्लाइड को हम लोग ख़त्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप हमको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे से अच्छे एजुकेशनल वीडियोस ला सकूं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइए, कि ताकि हमको आपका ढेर सारा प्यार मिले और आप लोगों के लिए मैं बहुत अच्छे से अच्छे एजुकेशनल वीडियोस बनाकर मैं ला सकूं। मैं आगे आता हूं अगला क्वेश्चन की ओर, कि किसी एसी जनरेटर तथा डीसी जनरेटर में मूलभूत अंतर क्या है? क्या है मूलभूत अंतर क्या है? तो आपका एसी जनरेटर में विद्युत चुंबक होता है, डीसी जनरेटर में स्थायी होता है। ये गलत ऑप्शन है। डीसी जनरेटर हाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है, ये भी गलत है। एसी जनरेटर हाई वोल्टेज जनरेट करता है, ये भी गलत। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर? अंतर पूछा जा रहा है दोनों में। किसमें? एसी और डीसी में। तो आपको ध्यान रखना है कि एसी और डीसी दोनों का जिक्र होना चाहिए, तब आप ज़्यादा उसको टच कर पाइएगा। एसी जनरेटर में सर्पी वलय होता है। यस, एसी जनरेटर में जो वलय होता है ना, वो आपका सर्पी वलय होता है। और डीसी जनरेटर में होता है आपका दिक् परिवर्तक होता है। क्या होता है? दिक् परिवर्तक होता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि डीसी में क्या होता है? दिक् परिवर्तक। हम लोग इस ऑप्शन के साथ गए। क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? शॉर्ट सर्किट समय। मैंने आपको बताया इससे पहले भी कि धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। हालांकि ये स्लाइड हम दूसरा जगह से लिए हैं। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, इसलिए हम लोग अभी फटाफट, इसमें 3 क्वेश्चन छूट रहा था, तो हम लोग फटाक के इसको टाइप करके इसको फटाक के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए वो आपको उस पीपीटी में नहीं मिला। चलिए डिस्कस करते हैं 53 पे, कि किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन। ये क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन है क्या सर? आप जो घर में जो इलेक्ट्रिक लाइन देखते हैं ना, वही वाला है, क्षैतिज जाता है। इस शक्ति संचरण लाइन ये क्या है सर? पावर ट्रांसमिशन लाइन। इसका इंग्लिश से लिखते हैं हम लोग पावर ट्रांसमिशन लाइन, शॉर्टकट लिख दिए पावर ट्रांसमिशन लाइन। वही लिखा हुआ पावर लाइन में, जो हम लोग का जो पोल से नहीं 3 तार जाता है, वही वाला है। तो पावर ट्रांसमिशन लाइन में यदि पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर धारा बह रहा है, वही लिख रहा है।
पूरब से पश्चिम की ओर यदि आपका धारा बह रहा है, किधर, पूरब से पश्चिम। तो मानचित्र में आप लोग जानते हैं कि मानचित्र में जो ऊपर होता है वो उत्तर होता है, नीचे जो होता है वो दक्षिण होता है, और इधर जो दाहिना हाथ तरफ होता है, इधर इधर, ये आपका पूरब होता है और ये आपका होता है पश्चिम। तो यहाँ तक आप लोग जाने, ये तो सर हम लोग मानचित्र में जानते हैं कि एक पेज में ये होता है। धारा बह किधर रही है, तो धारा आप किधर पर, आप ही बताइए। धारा डायरेक्ट बोल रहा है कि पश्चिम दिशा की ओर बह रही है, किधर से, पूरब से पश्चिम, मतलब धारा आपका पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है। तो चुंबक की क्षेत्र की दिशा पूछ रहा है, तो चुंबक क्षेत्र का दिशा पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि जो मैक्सवेल का जो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है, जैसे कि मान लीजिए इसको मुट्ठी मोड़ लिया, तो ये जो बताता है धारा बताता है, और जो हाथ की जो अन्य उंगलियां हैं वो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्यों बताता है। अब हम लोग आते इस पे चर्चा करते हैं। अब क्या बोल रहा है कि धारा किधर जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो हम यदि ऐसे रखेंगे तो अंगूठा धारा बताता है, तो अंगूठा किधर हो गया, पूरब की ओर। लेकिन जाना किधर चाहिए, पूरब से पश्चिम की ओर। उलट उलट देंगे, अब उलट दिए, देखिए इसको, अब ये देखिए, इसको देखिए, ये पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा है क्या, नहीं, पूरब से पश्चिम, अंगूठा किधर दिखा रहा है, पूरब से पश्चिम की ओर। तो हाथ की अन्य अंगुलियां किधर जाएगी, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे, मतलब क्या, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, मतलब आपका चुंबकीय क्षेत्र जो हो गया आपका उत्तर से दक्षिण की ओर, चुंबकीय क्षेत्र जो हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर। और हम लोग ऑप्शन देखते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर आपका पहला ऑप्शन में था, तो ये आपका 53 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले 54 नंबर की ओर। 54 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि कोई एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के केंद्र पर, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिएगा कि एक वृत्ताकार पास बोल रहा है, मान के चलो ये एक वृत्ताकार पास है, इसमें पास का केंद्र पर, पास क्या है सर, लूप, लूप समझ लो, लूप, लूप बोलते हैं इंग्लिश से। तो वृत्ताकार एक सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पे, सेंटर पर मतलब ये आपका इस जगह पे बोल रहा है। तो किस जगह पे बोल रहा है सर, तो आपका बोल रहा है इस जगह पे, इस जगह पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होगी। मान लो यहाँ पर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा, फिर इसका ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर थोड़ा और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, इस तरह करके, इस तरह करके एक समय आएगा जब इसके सेंटर पर ये चुंबक के क्षेत्र है, चुंबक क्षेत्र रेखा क्या हो जाएगी, सीधा हो जाएगा। वही पूछा है कि वृत्ताकार पास के केंद्र पर, सेंटर पे, सेंटर पे आपका जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस प्रकार की होगी, वक्र होगी या सीधी होगी। तो किसे कैसा प्रतीत हो रहा है, मतलब एक्चुअल में सीधा पूरा कंप्लीट नहीं होता है, वही इसलिए पूछा गया, ऑप्शन में दिया गया है कि कैसा प्रतीत होगा, कैसा प्रतीत होगा। तो कैसा प्रतीत होगा, सीधा प्रतीत होगा, तो आपको कहीं लिखा हुआ सीधी प्रतीत होगी। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग चले गए, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 54 का बी ऑप्शन आपका सही हुआ। तो सर ये जो क्वेश्चन आप दिए हैं ये एकदम एनसीईआरटी से ही निकाल के दिया गया है, कि आप देखिए कि इसमें कितना अच्छा क्वेश्चन इसमें बनाया गया है। इससे पहले जो आप लोग क्लास 10 किए होंगे तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को स्किप करके पार कर दिए होंगे, या फिर स्कूल के टीचर आपको नहीं पढ़ाए होंगे। खैर जो भी हो, लेकिन हम लोगों का पढ़ना है और हम लोग अच्छा से अच्छा एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है। तो ये आपका ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में था, इसलिए मैंने आपको बताया। एक्चुअली क्या है, ये एक पीडीएफ है, तो इसमें कि हम लोग जो एनोट कर रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं, ये मिट जा रहा है जब हम अगला पेज में जा रहे हैं। मुझे खेद है, पीपीटी में वैसा नहीं हो रहा है। चलिए तब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आपका जो अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, इस स्लाइड का जो अंतिम क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब किसी चालक तार से हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, ओ धारा का मान शून्य बोल रहा है। धारा का मान क्या बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रिसिटी मतलब आई का जो करंट का जो वैल्यू हो वो कितना हो, जीरो हो, धारा का मान क्या हो, शून्य हो। तो जो गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति बताता है, मतलब किसी भी चालक तार में करंट बह रहा है या नहीं बह रहा है। कैसे बताता है सर, जिसका जो नीडल होता है, उसकी जो सुई होती है वो फ्लैक्चुएट करने लगती है, यदि धारा रहता है तो। यदि धारा बह रहा है तो वो अपने आप फ्लैक्चुएट करके बताएगा कि धारा किधर बह रही है, और यदि धारा नहीं बहेगी तो वो फ्लैक्चुएट नहीं करेगा, एक जगह पे स्थिर रहेगा। तो सर उसका किस टाइप का होता है, तो एक जनरली मान लीजिए एक कंपास टाइप का होता है, यहाँ पर बहुत सारे अंक लिखे रहते हैं और यहाँ पर सुई होता है। तो जब करंट जब नहीं बहता है ना, जब जीरो रहता है, जब करंट का मान जीरो होता है, नहीं बहता है, तो जो उसकी सुई होती है ना एकदम सीधी खड़ी रहती है। क्या रहती है, सीधी खड़ी रहती है। ऐसा नहीं है कि सर आपका बायां इधर दायां, एकदम बीचों बीच में रहती है कि निडल। आपको देखते हैं हम लोग कि कहाँ पर सीधी या फिर बीच में है, तो बाईं ओर होगी नहीं, दाईं। जब करंट कम रहता है तो ये सब कम बेसी में इधर उधर होता है, फ्लक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट किधर करता है सर, वो करंट का डायरेक्शन पे, करंट का डायरेक्शन भी, किधर हम लोग करंट देंगे तो आपका सुई ऐसे होगा, किधर करंट देंगे तो सुई ऐसे होगा। जब नहीं करंट बह रहा है तो सीधा रहता है।
यदि आपका ऐसे करंट बह रहा है तो हो सकता है इधर जाएगा, ऐसे करंट बह रहा है तो हो सकता है ऐसे इधर जाएगा। लेकिन जब करंट नहीं बह रहा है तो एकदम सीधा रहता है, इसका मतलब बीच में। तो हम लोग इस ऑप्शन के साथ चले गए। ये आपका 55 नंबर का जो सीरीज है इस स्लाइड का, वो आपका ख़त्म हुआ। और ये आपका दोस्तों की ये ब्रह्मास्त्र का जो 4th पार्ट है ये आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग ब्रह्मास्त्र का पार्ट 5 एंड पार्ट 6 लाएंगे, वो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को भी हम लोग 2 पार्ट में इसलिए बांटे हैं, वो बहुत बड़ा चैप्टर है, आप उसको समझिए और उसको अच्छे से देखिए। अच्छे से देखने से फ़ायदा क्या है कि इसके बाद आपका तो एक तो रेलवे का एग्ज़ाम है। रेलवे के एग्ज़ाम के बाद जो भी आपका एग्ज़ाम आएगा वो आपके लिए फ़ायदा है। इसीलिए कि आप एक बार पढ़ने के बाद कंप्लीट आपका वो तैयारी हो जाएगा कि आपको और कोई भी दूसरा स्लाइड या दूसरा कोई वीडियोस, दूसरा यूट्यूब में कोई वीडियोस या फिर क्लास करने का उतना ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं इस पार्ट को, जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है, उसको मैं 2 पार्ट में बांट दिया हूँ। और सारे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एंड और भी अदर बुक का है, कुछ कुछ को स्लाइड में उसमें डाला हूँ कि ताकि आप सारा क्वेश्चन को एक ही स्लाइड में आप, मतलब आपको एक ही जगह मिल जाए, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो फ़ायदा क्या हो जाएगा कि आपको और कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको टाइम का ज़ाया नहीं होगा। इसलिए मैं आपका जो ब्रह्मास्त्र का जो 5 पार्ट लाऊंगा वो आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी पे पार्ट 1 लाऊंगा। आप कृपया उसको देखिए और आप ढेर सारा प्यार दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं आप लोगों के साथ फिर मिलता हूँ ब्रह्मास्त्र का पार्ट 5 लेके। बहुत बहुत धन्यवाद।